मुंबई में सोसाइटी रीडेवलपमेंट में भारी संभावनाएं दिख रही हैं। अगले कुछ साल में मुंबई में 1,30,000 करोड़ रुपए कीमत के 44,000 से अधिक घरों की सप्लाई रीडेवलपमेंट के जरिए आने वाली है। इस पर नाइट फ्रैंक इंडिया ने एक रिसर्च जारी की है। इसी रिसर्च पर मैंने बात की नाइट फ्रैंक इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया से। आप भी सुनिए पूरी बातचीत। गुलाम सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिज़नेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि 44,000 घरों की नई सप्लाई एक तरह से पूरा ट्रेंड ही बदलती हुई दिखेगी मुंबई में, क्योंकि घरों की कमी जाहिर तौर पर है, लेकिन जिस सेगमेंट की कमी है शायद वो सेगमेंट रीडेवलपमेंट से पूरा होता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले तो की पॉइंट्स क्या हैं आपकी रिपोर्ट के, वो बताइए। थैंक यू सो मच। जी के साथ डिस्कशन करने में हमेशा जो आनंद आता है वो अलग ही है, और आपके साथ बात करके हमेशा लुत्फ़ आता है। तो ये सवाल जो है हमारी रिपोर्ट जो कैप्चर कर रही है, पहले आपका जो रीडेवलपमेंट का मुद्दा है पहले उसे बता देते हैं कि जो 44,000 मकान हैं ये सोसाइटी रीडेवलपमेंट में आ रहे हैं। और मुंबई में रीडेवलपमेंट के कुछ अलग अलग प्रकार हैं। जो SRA जो स्लम रीडेवलपमेंट होता है उसकी हम इसमें जिक्र नहीं कर रहे हैं। ये केवल सोसाइटी जो रीडेवलपमेंट हो रही है उसके कारण ये 44,000 न्यू मकान आ रहे हैं। ये तकरीबन जो हमारी रिपोर्ट में हमने काफ़ी डिटेल में समझाया है वो ये है कि पिछले 6 साल का जितने भी डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन हुए हैं सोसाइटीज़ और डेवलपर्स के दरमियान, उसका जब हमने ब्यौरा किया, उसका हमने जब पूरा एनालिसिस किया, तो हमने पाया कि ये जो नंबर ऑफ़ DAs हैं ये पिछले 6 साल में लगातार बढ़ता चला गया है। शुरू में काफ़ी कम था, 2020 में केवल कुछ 18 या 20 ही DA साइन हुए थे, और 2024 में 100 से ऊपर 105-110 के आसपास DA साइन हुए हैं। और 2025 इस साल पहले 4 या 5 महीनों में ही कुछ 55-60 के आसपास DA साइन हो चुके हैं। तो 2025 हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा नंबर DAs का बताएगा। और हमने फिर उन DAs का एनालिसिस करके ये पाया कि हर प्रोजेक्ट पर कितना स्क्वायर फीटेज एरिया डेवलपर बनाएगा और उसे मार्केट में मकान बनाकर जो बेचेगा, वो नंबर 44,000 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। चूँकि अब उसका जिक्र हो ही रहा है, तो एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, इसका वर्थ, इसकी वैल्यू, इस इन्वेंट्री की वैल्यू 1,30,000 करोड़ के आसपास है। काफ़ी बड़ा नंबर है। और उसके बैक पे अगर हम ये भी सोचें कि गवर्नमेंट को क्या रेवेन्यू प्राप्त होगा, ये 7,500-8 हज़ार करोड़ के आसपास स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट होगा। हम इसमें GST और दूसरे सेस, ये सारी चीज़ों का जिक्र नहीं कर रहे। केवल स्टैम्प ड्यूटी जो MCGM को प्राप्त होगा वो 7,500-8 हज़ार के दरमियान एक नंबर है जो उनको स्टैम्प ड्यूटी के तौर पर मिलेगा। इसके अलावा हमने इस रिपोर्ट में काफ़ी डिटेल में दूसरे भी एनालिसिस किए हैं। हमने ये भी बताया है कि इस समय सोसाइटी रीडेवलपमेंट के कारण जितने लोग अपने मकान डेवलपर के हाथ दे के ट्रांजिट लोकेशंस में या मकानों में किराए में रह रहे हैं, वो भी, उसका भी नंबर हमने सारा आंका है। और इस समय पूरी मुंबई में जितने ट्रांजैक्शन रेंटल के हो रहे हैं उसका बमुश्किल 15 से 18% ही जो है वो सोसाइटी डेवलपमेंट के कारण लोग रेंट ले रहे हैं। तो एक तरह से जो बात की जाती थी कि सोसाइटी डेवलपमेंट के कारण रेंटल हाउसिंग पे बहुत बड़ा असर पड़ा है, वो सच नहीं है। क्योंकि नंबर बताता है कि ये ओवरऑल रेंटल में से मुश्किल 10-15% या 18% के ऊपर रेंट वाले वो लोग नहीं हैं जो रीडेवलपमेंट के कारण आ रहे हैं, और वो भी हर 3-4 साल में दोबारा अपने मकानों में चले जाते हैं, नए लोग आते हैं। तो इतना चिंताजनक अवस्था नहीं है कि रेंटल के कारण रेंटल प्राइसेस शूट अप हों, ऐसा शायद नहीं है। तो ये चंद एक बातें थी। और एक और चीज़ जो हम इस रिपोर्ट के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे वो ये है कि पिछले कुछ वक्तों में डेवलपर्स, चूँकि डेवलपर्स ने इस सोसाइटी डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है, तो इसके कारण सोसाइटीज़ और डेवलपर्स ने जो क्लॉजेज़ हैं उसको इतना दोभर कर दिया है कि सोसाइटीज़ का फॉर एग्जांपल कितना एरिया उनको दिया जा रहा है, कितना कॉर्पस उन्हें मिल रहा है, ये इतना हाई हो गया है कि जिसके कारण प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी पर अब क्वेश्चन खड़ा होना शुरू हो गया है। तो हम ये चीज़ ज़रूर कहना चाहते हैं इस रिपोर्ट के ज़रिए कि चूँकि रियल एस्टेट भी साइक्लिकल है और हम लोग ऑलरेडी शायद प्रॉपर्टी साइकिल के टॉप पर, उरूज पर पहुंच चुके हैं, तो ऐसे समय में जो DA साइन हो रहे हैं, अगर बहुत ही अग्रेसिव प्रॉमिसेस अगर उसमें की गई हैं, वादे किए गए हैं, तो उन वादों को मुकम्मल करना, पूरा करना अब दोभर या कठिन हो जाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइस अब शायद यहाँ से या तो सैचुरेटेड रहे या उसमें कुछ कमी आती हुई आते वक्तों में दिख सकती है। तो जिसके कारण प्रॉपर्टी साइकिल टर्न अराउंड होने के कारण शायद ये कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो खटाई में पड़ सकते हैं। इसका ख्याल लोगों को रखना ज़रूरी है।
एक और सवाल कि ये जो नई सप्लाई आएगी वो किस सेगमेंट की होगी, और इसी के साथ अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इन्वायरमेंटल राहत दी थी जिसकी वजह से तमाम सप्लाई उसमें भी बताया जा रहा है कि आएगी। जो सेगमेंट होगा, सेगमेंट रेशियो अब कैसा होगा, और ये जो नई सप्लाई आ रही है इसकी टाइमलाइन क्या होगी? ये हम जिन डीएस की बात कर रहे हैं, जिन सप्लाई की बात कर रहे हैं, ये अगले 4 से 5 साल के दरमियान आएगी। चूँकि अगेन ये जो डीए है, एक बार डीए साइन होने के बाद मकान का एग्जीक्यूशन, कंस्ट्रक्शन शुरू होने में तो अंदाज़न 1 साल ऑन एन एवरेज लग जाता है। उसके बाद 3 से 4 साल मकान मुकम्मल होने में, तो 4 से 5 साल के दरमियान ये सारे अपार्टमेंट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो धीमे धीमे मार्केट में आएंगे। और इनकी कैटेगरीज, चूँकि ये सारे स्प्रेड हैं, मोस्ट ऑफ देम ऑलमोस्ट 70% जो हैं वो नॉर्थ मुंबई में है, बोरीवली, अंधेरी, बांद्रा, उस लोकेशन में, घाटकोपर और कुर्ला वगैरह। और यहाँ पर चूँकि डिमांड सुपर लग्जरी का नहीं है, लेकिन उसी के बरखिलाफ़ अगर आप नॉर्थ साउथ मुंबई की तरफ आ रहे हैं, बांद्रा के आगे वर्ली या नरीमन पॉइंट की तरफ चल रहे हैं साउथ मुंबई में, यहाँ पर शायद सुपर लग्जरी अपार्टमेंट ऑलरेडी बनते हुए जो दिख रहे हैं। तो कैटेगरीज अलग अलग हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दीज अपार्टमेंट्स जो हैं वो मिड टू अपर सेगमेंट को केटर करेंगे। ऑब्वियसली अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए आज भी इसमें कोई जगह नहीं है, लेकिन मिड टू अपर हाउसिंग को केटर करते हुए आपको कम से कम नॉर्थ मुंबई में मिड टू अपर एंड केटर करता हुआ दिखाई देगा। मिड टाउन टू साउथ मुंबई में ये बिल्कुल सुपर एंड हाई एंड लग्जरी दिखाई देंगे। इनकी बिक्री को लेकर आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? क्योंकि लग्जरी सेगमेंट में सभी डेवलपर्स का फोकस बढ़ गया है, अफोर्डेबल का जिक्र आपने खुद भी किया कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इतनी ज़्यादा सप्लाई, इतनी ओवर सप्लाई क्या लग्जरी सेगमेंट को किसी तरह से डेंट कर रही है, किसी तरह से तकलीफ में देख रहे हैं आप? इस समय तो ऐसा कोई इशारा नहीं मिल रहा कि मार्केट में कोई गिरावट आने का कोई शंका पैदा हो। आज भी हम हर महीने जब ट्रांजैक्शन के नंबर्स देखते हैं तो ये तकरीबन वाई ईयर ऑन ईयर पिछले साल जो था इस साल वही दिखाई दे रहा है। तो हमारे प्रोजेक्शंस उसी समय बदलेंगे जब किसी प्रकार का कोई स्लो डाउन या कोई मार्केट में क्रैक दिखाई देगा। उस समय तक तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई चिंताजनक बात नहीं है। जितने अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, और चूँकि 44,000 आज नहीं बन रहे, अगले 4 से 5 साल के दरमियान में बनेंगे और धीमे धीमे मार्केट में आएंगे। तो जैसा एक और चीज़ जो इस बार एक और आंकड़ा आपके दर्शकों के लिए मैं रखना चाह रहा था कि मुंबई में सालाना तकरीबन 45,000 के आसपास मकान डेवलपर्स बेचते हैं। उसमें से एक वक्त था जब 2/3 के आसपास मकान SRA के तहत बनते थे, पर अब वो बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सोसाइटी डेवलपमेंट तकरीबन 15-18 हो सकता है 20% तक चला जाए, पर SRA वाले जो मकान हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये जो 40 से 45,000 मकान बन रहे हैं वो बिक रहे हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन मार्केट अगर तब्दील होती है तो इसमें कोई एक बहुत बड़ा फ़र्क आ सकता है। एक अंतिम सवाल, फेस्टिव सीज़न नज़दीक है, आपका आउटलुक क्या कहता है इस बार? फेस्टिव सीज़न हर पिछले 3-4 साल की तरह शायद ये फेस्टिव सीज़न भी उतना ही प्रॉमिसिंग रहेगा, इसकी हमें उम्मीद है, क्योंकि इस समय तक तो कोई बहुत अलग मार्केट सिग्नल नहीं मिला है। तो हम तो यही समझ रहे हैं कि ये फेस्टिव सीज़न भी पिछले 2 या 3 फेस्टिव सीज़न की तरह उम्दा रहेगा। उसके आगे अगर मार्केट में कोई ठहराव आता है, कोई स्लो डाउन आता है तो उसका जिक्र किया जाएगा, लेकिन ये फेस्टिव सीज़न में अभी तक कोई चिंता वाली बात हमें दिखाई नहीं पड़ रही। हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच सर।